हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज ये सिमिलैरिटी की हमारी तीसरी या चौथी क्लास है, शायद थर्ड और फोर्थ क्लास। ऑलरेडी हम सारी थ्योरीज आपको पढ़ा चुके हैं। 9 क्वेश्चंस करीब हमने किए हैं, बेसिक बेसिक से कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। और लास्ट सेशन में एकदम एंड में मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़ाया था। मिड पॉइंट थ्योरम क्या था ये मैंने आपको बताया था। मिड पॉइंट थ्योरम को हम आगे चल के हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में। मिड पॉइंट थ्योरम को और सेंट्रोइड को रिलेट करेंगे। और जब आप मध्य बिंदु प्रमेय को केंद्रक से जोड़ोगे तो आप देखोगे कि वहां पे बहुत अच्छे रेशियो निकल के आएंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी कि किसी भी ट्राइंगल में यदि मैं किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाऊंगा तो जो लाइन आएगी वो तीसरे लाइन के पैरेलल होगी और तीसरे के क्या होगी, हाफ होगी। जैसे डी और ई मिड पॉइंट है तो डी ई बी सी के पैरेलल है और डी ई हाफ ऑफ बी सी है। या एफ मिड पॉइंट है तो डी एफ ए सी के पैरेलल हो गया और डी एफ ए सी का आधा हो गया। या ई एफ ए बी का पैरेलल हो गया और ई एफ बी का आधा हो गया। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बनते हैं इन सभी के एरिया क्या हो रहे होते हैं थे, इक्वल, और टोटल का ये 1/4 होता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो अभी सिमिलैरिटी से ही शुरुआत कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ही कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन ये मिड पॉइंट थ्योरम पे ही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीजीएल का क्वेश्चन, ठीक है। सीजीएल का मेंस का क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसमें लगना है। अच्छा क्वेश्चन है क्या। तो एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाकी कुछ बेसिक से क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो देखते हैं कैसा है कि ट्राइंगल ए बी सी में, तो एक त्रिभुज ए बी सी है। पहले आप एक बार करने की कोशिश जरूर करना। त्रिभुज ए बी सी में पी और क्यू भुजा ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है। ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी है। बी सी का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है। डी भुजा ए सी पर एक बिंदु है तो आपने ए सी पर एक बिंदु डी लेना है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि डी मिड पॉइंट है, तो आप कहीं भी ले सकते हैं। मान लो हमने यहां ले लिया, फिर लेकिन हमसे कह रहा है कि एम और एन ए डी के, ये जो ए डी है ना, एम इसका मिड पॉइंट है और एन इसका मिड पॉइंट है। ये देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एम और एन ए डी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। आपसे ये पूछा है कि पी एम और क्यू एन का रेशियो बताइए, ठीक है। तो देखो आपको यदि थ्योरम पता है तो आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओ तो वो तीसरे की आधी होती है। तो P ए बी का मध्य बिंदु है, M ए डी का मध्य बिंदु है। तो मैं यदि B और ए डी को जोड़ दूं तो एक ट्राइंगल बन गया। और कौन सा ट्राइंगल बन गया, ए बी डी। और इस ट्राइंगल में इन दोनों साइड का मिड पॉइंट है ये, मतलब मैं पी एम की वैल्यू बी डी की आधी लिख सकता हूं, हाफ ऑफ क्या होगा, बी डी होगा। वैसे ही यदि आप देखो, यदि आप इस वाले ट्राइंगल में देखो तो इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों भी मध्य बिंदु हैं, मतलब ये जो क्यू एन की वैल्यू है ये हाफ ऑफ बी डी होगी। अब आपसे पूछा है पी एम क्यू एन का रेशियो, तो इनका जब आप रेशियो लिखोगे तो ये कैंसिल, कितना आएगा, 1:1, 1:1 आपका आंसर होगा। तो देख रहे हैं आप क्वेश्चन कितना आसान है, देख रहे होंगे। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि टफ है। मिड पॉइंट थ्योरम पता होनी चाहिए थी। लॉजिक हमें अच्छे से लगाना है कि लॉजिक कैसे लगेगा। थ्योरम, पहले तो बात थ्योरम ही हो कि जब तक थ्योरम नहीं पता है तो चीजें करेंगे ही कैसे। थ्योरम पता होगी तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। क्वेश्चन पढ़ोगे तो माइंड में चीजें आएंगी, माइंड में चीजें आएंगी तो आप अपने मन से कुछ ड्रा करोगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने की नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहा है। बेसिक बेसिक मैंने बोला कि क्वेश्चन होंगे। अब आपको जो भी यूज हो रहा हो, थेल्स थ्योरम पढ़ा है, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा है, सिमिलैरिटी पढ़ी है, सारा कुछ आपको यूज होगा। बेसिक हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। सभी को कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया एबीसी। ट्राइंगल ए बी सी में डी और ई पॉइंट है ए बी पर और ए सी पर। डीई पैरेलल है बीसी। आपको जैसे ही कभी ये लाइन दिखी मिले ना, आपके मन में थेल्स थ्योरम एकदम फिट होनी चाहिए, तुरंत बाहर आ जाए कि थेल्स थ्योरम क्या होती है, दिखने लगे आपको। यहां लिखना नहीं है, दिखना चाहिए कि ए डी अपॉन ए बी बराबर ए अपॉन ए सी बराबर डी अपॉन बी सी, ये होता है, ठीक है। तुरंत मन में ये चलना चाहिए ना कि यहाँ ट्राइंगल सिमिलर होंगे। कौन कौन से ट्राइंगल समरूप हो जाएंगे, ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी। छोटा सा जो ट्राइंगल है छोटू वाला और जो बड़ू वाला ट्राइंगल है। B, C, D intersect each other at point F.
BE और CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट F। ठीक है, ये भी मान लिया हमने बात को। AD-BD का रेशियो, AD-BD का मतलब ये वाला रेशियो, ये 5:4। ये 5 मैंने ऊपर लिखा है क्योंकि AD-BD का था, तो आप उसमें कंफ्यूजन होने लगोगे सर 4-5 क्यों लिख दिया। 5-4 मैंने ही लिखा है। हाँ, आपको ये दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है DEF, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल बना है इसके एरिया का और ये वाला जो ट्राइंगल है इसके एरिया का रेशियो। और आपने ध्यान से समझा है तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ने अभी तक आंसर लगा दिया हो, कुछ स्टूडेंट ने अभी तक आंसर लगा दिया हो। तो आपको पता है कि ये वाली साइड यदि मेरी 5 है तो ये बड़ी वाली साइड मेरी क्या हो जाएगी, 9। ये वाली साइड मेरी 5 है तो बड़ी वाली साइड क्या हो जाएगी, 9। 5 और 4 जुड़ेगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको पता है कि आप समझ पा रहे होंगे, सोच पा रहे हैं कि बड़े ट्राइंगल की साइड क्या हो जाएगी मेरी, 9 हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ से AD और AB का रेशियो 5 और 9 लिखूंगा। और मुझे ये पता है कि DE और BC का रेशियो भी यही आएगा। ये जो DE है और ये जो BC है इनका रेशियो भी तो यही होता था। अब थेल्स थ्योरम फिर से पूरी लिखने थोड़ी बैठेंगे हम परीक्षा में। ठीक है, तो थेल्स थ्योरम तो आपको याद होनी चाहिए। थेल्स थ्योरम AD बटे AB, AE बटे AC बराबर DE बटे BC होता था। तो DE BC का रेशियो भी मुझे 5-9 मिल गया। अब आप पिछले मैंने बोला ना कि चीजों को ध्यान बस रखो। मैंने आपको ये एक फिगर बताया था ना कि जब भी कभी जेड दिखता है और जेड में इन दोनों को जोड़ दो तो ये ट्राइंगल समरूप होते हैं। बताओ पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपको ना पढ़ाऊं और फिर मैं आपसे बोलूं कि मैंने पहले पढ़ाया है अब आप यूज करो। भाई पढ़ाने के बाद ही तो पूछ रहा हूं। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो देखो यहाँ ये फिगर दिख रहा है ना, 2 जेड जुड़े हुए हैं, ये लाइन दोनों पैरेलल हैं। तो ये जेड है और ये जेड है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर। और दो समरूप त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनका अनुपात का यदि मैं वर्ग कर दूं तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात आता है। ठीक है, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आपको केवल इसका स्क्वायर करना है तो 25 और 81 आंसर बनेगा। कितना आंसर होगा, 2581। मैं फिर से एक बार ये समझा दे रहा हूं कि जब भी ये जेड बनता है, ये वाला एंगल यदि थीटा है तो ये थीटा होगा, ये अल्फा है तो ये अल्फा होगा, ये गामा है तो ये गामा होगा। और जो एंगल इक्वल होते हैं उनके सामने वाली करेस्पॉन्डिंग होती है, मतलब इसके करेस्पॉन्डिंग ये होगा। यदि ये x है, ये y है, तो रेशियो मेरा एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, मेरा रेशियो ये करेस्पॉन्डिंग मतलब मैं रेशियो x अपॉन वाई लिखूंगा। इसके करेस्पॉन्डिंग ये होगी, इसके करेस्पॉन्डिंग ये होगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, तो यही यहाँ पे यूज हो रहा था। तो एक बार अब इसको थोड़ा सा जल्दी बना दें। आपने जैसे ही चीजें सारी क्लियर है, आपने जब डायग्राम जैसे ही आपने एग्जाम बनाया, आप पहले डायग्राम बनाओगे कि ABC में D और E यहाँ आएंगे, तो आपके मन में आ गया कि D यदि पैरेलल है मतलब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। फिर आपने जैसे ही ये देखा तो आपको दिखा कि भैया ये कैंची बन गई, ये 2 जेड बन गए, मतलब ये दोनों त्रिभुज भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और इनके एरिया का रेशियो पूछा है, मतलब हमें इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि मिल जाए DE और BC का तो काम बन जाएगा। तो AD हमें दिया हुआ है 5 यूनिट, BD 4 यूनिट, तो AB कितना यूनिट हो गया, 9। तो DE और BC का रेशियो जो आएगा वो 5 और 9, और इसका वर्ग करोगे, सॉरी ये नहीं, 25 और 81, 85 81, 25 81 आपका आंसर बनेगा, 25 और 81। तो ये क्लियर होगा, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में D और E भुजा AB और AC पर 2 बिंदु हैं। फिर वही है, एक ही चीज है, और ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही ले रहे हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन ही तो करने हैं। थ्योरी में लगभग आपको पढ़ा चुका हूँ सिमिलरिटी पे। राइट एंगल ट्राइंगल हम अलग से पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज में कुछ अच्छे रिलेशन बनते हैं और उस पर क्वेश्चन करेंगे। लगभग मैं थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। तो पहले अब हम 15-20 क्वेश्चन तो पढ़ लें, पिछले 2 क्लास में हमने थ्योरी ही पढ़ी है। तो अब पहले कुछ क्वेश्चन तो अच्छे से कर लें, फिर थ्योरी तो पढ़ते रहेंगे। तो आपको कह रहा है कि D और E जो है वो पैरेलल है BC के। ठीक है, कह रहा है तो हम मान लेंगे। ED कितना है, 2.5 है। DB कितना है, 3.5 है। EC कितना है, 4.2 है। और AC का माप पूछ रहा है।
अब आप बोलो सर ये क्वेश्चन तो आप पढ़ा चुके हो, ठीक है, मतलब यही सब तो पढ़ लिए ना, यही तो लॉ देखे, संख्या ही तो बदली, तो आपको इनका रेशियो दिख रहा है, इनका मैं रेशियो लिखूंगा, इनका रेशियो कितना आएगा 7 और 5, इनका रेशियो आएगा 7 और 5 आ रहा होगा। 7 यूनिट की वैल्यू ये है, ये 7 यूनिट की वैल्यू ये है, मतलब ये 7 यूनिट की वैल्यू है, तो ये 0.6 टाइम्स है, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू होगी, 5 यूनिट का 0.6 गुना कितना हो जाएगा 3, कितना आएगा 3 आएगा, तो ए मुझे 3 मिल गया, ए मुझे 3 मिल गया, और टोटल पूछा है तो 7.2 7.2 आंसर बनेगा, क्या बनेगा 7.2, ठीक है। अब आप बोलो कैसे कर दिया, तो मैं भाई एक बार लिख दे रहा हूं, थेल्स थ्योरम का सेकंड रिजल्ट, थेल्स थ्योरम का दूसरा रिजल्ट देखो, एडी अपॉन डीबी बराबर ए अपॉन ए सी लिखवाया है क्या, मैंने लिखवाया है। एडी कितना दिया हुआ था 2.5, डीबी कितना दिया हुआ है 3.5, तो इनका रेशियो कितना बना 5 और 7, तो यही रेशियो ए का होगा, मतलब मेरा ए 5 यूनिट हुआ और ए सी मेरा 7 यूनिट हुआ, और आपको ए सी की सॉरी ए सी नहीं ई सी लिखा है, हाँ चल, तो ई सी मेरा 4.2 है, तो 7 का 6 गुना है, तो इसका भी 6 गुना करोगे, 0.6 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, मतलब मुझे ए 3 मिल गया, अब टोटल पूछा है तो जोड़ दोगे तो आंसर बन जाएगा। तो अब बताओ कोई दिक्कत है, रेशियो पे होना था। थेल्स थ्योरम का जो दूसरा रिजल्ट है वो यहाँ लग रहा है, थेल्स थ्योरम के बेस पे ही ये क्वेश्चन हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कह रहा कि एबीसी में भुजा AB और AC पर क्रमशः D और E इस प्रकार स्थित है कि D पैरेलल BC है, इन ट्रायंगल ABC D और E आर पॉइंट ऑन साइड AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, तो फिर वही है कि एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में यहाँ पॉइंट है D और यहाँ पॉइंट है E, ठीक है, AB और AC पर ही है ना, ये ध्यान से पढ़ते रहना कि कभी कहीं और लिख दे फिर हम ABAC पर ही लेते रहें फ्लो में तो गलत हो जाएगा। D पैरेलल BC है, ED 5 है, DB कितना है 9 है, AE कितना है 4 है, BC कितना है 15.4 है, DE और EC, DE निकालना है और EC निकालना है। देखो फिर जब आप इनको रेशियो लिखोगे 5 और 9 को रेशियो में लिखोगे तो ये आगे कटेंगे नहीं, तो ये 5 यूनिट की वैल्यू 9 है, मेरी बात को समझना यार प्लीज, हाँ ध्यान से। 5 यूनिट की वैल्यू क्या है 4 है, 9 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो EC मिल जाएगा, तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 4/5 गुणित 9, ठीक है, तो ये 7.2 आएगा, कितना आएगा 7.2, इसको यहां से देख सकते थे कि ये इसका 0.8 टाइम्स है, 0.8 गुना है, 0.8 टाइम्स है, तो आपने इसका भी 0.8 टाइम्स ही कर दिया, तो 0.8 टाइम्स करोगे तो ये 7.2 आ गया, ठीक है। तो ये मुझे क्या मिल गया EC मिल गई, लेकिन अब ये गलती मत कर देना कि इसी रेशियो से DE और BC निकाल दो, क्योंकि मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं, थेल्स थ्योरम का जो दूसरा रिजल्ट लिखवाया था कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC होगा, लेकिन मैंने ये लिखवा दिया था कि ये DE अपॉन BC के बराबर नहीं है, क्योंकि DE और BC तो ट्राइंगल की भुजाएं हैं, छोटे और बड़े की, तो यहाँ DE और BC का रेशियो ये नहीं होगा, DE और BC का रेशियो क्या होगा, ये 5 है और ये पूरा 14 है, तो जो बड़े वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज की भुजाएं हैं उनका रेशियो है, तो DE और BC का रेशियो यदि देखें तो DE BC का रेशियो एक्चुअल में आएगा 5/14, क्या आएगा 5/14, तो 14 यूनिट की वैल्यू ये है, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1.1, तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो ये 5.5 होगी, तो 5.5 को 7.2 में ऐड करोगे तो 12.7 आएगा, कितना आएगा 12.7, तो ये दो रेशियो बने हैं, दो रेशियो यहां लग रहे हैं, थेल्स थ्योरम के दोनों ही रेशियो यहां लगे हैं। अब एग्जाम में हमें वो दोनों रेशियो लिखने नहीं है कि बार बार हम लिखेंगे, एग्जाम में हमें केवल कैलकुलेशन ही करना है। एग्जाम में आप ये जो दो रेशियो पढ़े हैं कि पहला रिजल्ट ये था कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC बराबर DE अपॉन BC, और दूसरा रिजल्ट था
AD अपॉन DB बराबर में AE अपॉन EC इज नॉट इक्वल टू DE अपॉन VC। तो ये दोनों रिजल्ट यूज हो रहे हैं, लेकिन अब हम ये सब लिखेंगे थोड़ी कि ये सब होता है, फिर हम लिखेंगे कि दिया हुआ है या बाय थेल्स थ्योरम। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ी दे रहे हैं, आपको दिख रहा था कि ये वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, ये वैल्यू कितनी है 4 है, ये वैल्यू कितनी है 9 है। तो ये इसका 0.8 टाइम्स है, 8 गुना है 5 अट्ठे 40 होता है, तो 9 का जब 0.8 टाइम्स करोगे तो ये वाला हिस्सा मुझे 7.2 मिल गया। अब मुझे ये BC पता है कि 15.4 है, तो अब मैं बड़े वाले का रेशियो निकालूंगा, तो ये वाली वैल्यू 5 है और ये पूरी 14 है, मतलब बड़े वाले में बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 14 यूनिट हुई, 5 और 14 का रेशियो कटेगा तो है नहीं, तो 14 यूनिट की वैल्यू ये है और 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 14 से डिवाइड करो, 1 यूनिट की वैल्यू 1.21 आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 5.5 होगी, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 12.7 आपका आंसर बनेगा। 12.7 कितना आएगा 12.7, दोनों का सम पूछा है। ठीक है, तो अब मैंने आपको 2 बार बता दिया। आप किसी को कंफ्यूजन है भाई कि सर हम समझ ही नहीं पा रहे, हमने पिछली क्लासेस नहीं पढ़ी हैं, हमारा काम ऐसा है कि हम सर घर पे पढ़ेंगे ही नहीं, तो अलग बात है। ठीक है, तो भी हमने समझा दिया कि आप ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लो, आपका काम है पढ़ना नहीं है, आपको केवल छापना है तो छाप लो। ठीक है, तो उम्मीद है बाकी समझ पा रहे होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। जो भी मैं बोलता रहता हूँ बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ, तो अब जरूरी है ना थोड़ा बहुत कुछ बोलना भी तो पड़ेगा। और कुछ लोग रियली में स्टूडेंट ऑफलाइन में जैसे होते हैं तो ऑनलाइन में भी वैसे ही होंगे, ऑनलाइन में तो और आपके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ऑफलाइन में कुछ बच्चे हैं उनको पूरा टॉपिक हो जाता है, बोलते रहो पढ़ लो नोट्स बना लो, नहीं बनाते। अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूँ और हर क्लास में बोलता हूँ, और सच में ऐसे कुछ होंगे जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए होंगे। मैं ग्रुप में पूछता हूँ किसी दिन, और ग्रुप में देखता हूँ किसने बनाए हैं, और वहां पता चल जाएगा कि किसने बनाया है। ठीक है, चल कह रहा कि इन ट्राइंगल ABC D and E are 2 points on side AC and AB respectively such that angle ADE equal B, AD this, EE this, BE this, BC this, then DE is equal to। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में देखो बार बार वही चित्र बन रहा है, वही डायग्राम बन रहा है, हम क्योंकि उसी पैटर्न पर ही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, जैसे भी बन सकता है। DEAC पर है, अब ध्यान रखना कि DAC पर है और EAB पर है, जैसे कि एंगल ADE बराबर B, एंगल ADE ये वाला एंगल बराबर है इसके, हाँ AD 7.6 है, AD 7.6 है, AE 7.2 है, BE 4.2 है, BC 8.4 है, DE ज्ञात करना है। ठीक है, ये कहानी थी। अब मैंने देखो ये कुछ फिगर मैंने बोला कॉमन से हैं जो आएंगे, कुछ फिगर कॉमन से जो पूछे जाएंगे, ये आपको बताए थे कि कभी भी ऐसा फिगर दिख जाए तो, या एक ट्राइंगल के अंदर कभी दूसरा ट्राइंगल बने तो कभी भी एक ट्राइंगल के अंदर कोई दूसरा त्रिभुज बन रहा है और एग्जामिनर को एक कोण बराबर दे दे, एक कोण कॉमन होगा। आपको पता है कि ये जो एंगल है, जब आप छोटू ट्राइंगल लोगे, कौन सा छोटा वाला ADE, तो उसमें भी ये कोण आएगा, और जब बड़ा वाला ट्राइंगल लोगे ABC तो उसमें भी ये कोण आएगा। ये कोण ए तो कॉमन हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, जो सभी में है। इसके अलावा इसका तीसरा एंगल ये बचा और इसका तीसरा एंगल ये बचा, तो ये तीनों बराबर। यदि तीनों कोण बराबर तो ट्राइंगल क्या हो गया सिमिलर। अब सिमिलर है तो रेशियो लिख सकते हो, रेशियो सब नहीं लिखना है कि सारा रेशियो लिखते बैठे कि त्रिभुज की पहले हम देखें बच्चों, जैसे कि ये कोण बराबर है तो इस कोण के सामने AE है, ऐसा लिखें, ये सब थोड़ी लिखना है, हमें चीजें करनी है। हमें हमेशा ये देखना है कि हमें निकालना किसे है, तो हमें निकालना ED को है, और हमें दिया क्या है, तो ED के सामने 8.4 आएगा। अब ये देखो कि छोटे ट्राइंगल की दोनों साइड पता है, छोटे ट्राइंगल की दोनों साइड पता है। बड़े ट्राइंगल की देखें तो बड़े ट्राइंगल की AC हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन बड़े ट्राइंगल की
ए बी पता है, 7.2 4.2 को जोड़ोगे तो 11.4 आएगा। ए बी जो है इस हरे वाले के सामने है, तो यहाँ हरे वाले के सामने 7.6 लिखोगे तो 7.6 अपॉन कितना आएगा 11.4, कितना आ रहा होगा 11.4। अब इसको केवल कैलकुलेट करना आंसर होगा, ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। पॉइंट ये हट गया, 19 से भाग करते हैं, 19 से 4 बार और 19 छक्के 114। अब देखो ध्यान से, ठीक है, 19 से 19 का टेबल आपको याद होगा, सबको याद ही है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो 19 से आप भाग करोगे तो 19 से भाग जाएगा कितने बार, ऊपर 4 बार और 6 बार, फिर आप 2 से भाग कर सकते हैं 2 बार और ये 3 बार। क्लियर, बाकी आप ऊपर नीचे और अच्छे से डिवाइड कर सकते थे, ये समझ आ गया। 8.4 को 3 से भाग कर रहे होंगे, 8.4 को 3 से भाग करेंगे तो 28 आएगा, और ये 2.8 इंटू 2 होगा, तो ईडी की वैल्यू 2.8 इंटू 2 तो कितनी मिल जाएगी 5.6, 5.6 सेंटीमीटर आंसर बनेगा। तो आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा, एकदम पूरा प्रॉपर डायग्राम बना है, कौन कौन से एंगल बराबर हैं वो समझ आया। कभी भी एक ट्राइंगल के अंदर कोई दूसरा ट्राइंगल है तो उनमें यदि कोई एक कोण एग्जामिनर बराबर दे दे, एक कोण कॉमन हो जाएगा, 2 कोण बराबर हो गए, तीसरा अपने आप बराबर होगा, तो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ट्राइंगल सिमिलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि फिर वैसे ही डायग्राम बना लो, ठीक है बना लेते हैं। ए डी सी, ई ए डी पर ले लो, ए डी पर ई ले लिया, और बी ए सी पर ले लो, ले लिया। कह रहा है कि एंगल ए बी ई बराबर ए डी सी, एंगल ए बी ई ये वाला एंगल बराबर ए डी सी। देखो ध्यान से, ये फिर वैसा ही कुछ जा रहा है क्वेश्चन ना, ये वाला एंगल क्या हो गया कॉमन, ये वाला एंगल क्या हो गया हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। चलो ए ई कितना दिया हुआ है 6, बी सी कितना दिया हुआ है 2, बीई कितना दिया हुआ है, बीई कितना दिया हुआ है 3, और तो नहीं दिया कुछ। सी डी कितना दिया हुआ है 5, ए बी ए डी ए बी डी ई निकालना है, ए बी मतलब ये फाइंड करना है और ये फाइंड करना है, इन दोनों को निकालना था, ठीक है। देखो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, ये जो तीसरा कोण है ये अपने आप बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं। ये तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपने बोला कि हम आपने समझाया था, अब हमें समझाने की जरूरत तो है ही नहीं। ए का मान दिया है, बी सी का मान दिया है, बी का मान दिया हुआ है, और आपको डी सी का मान दिया हुआ है, सी डी का, ठीक है, ये सारी वैल्यूज आपको दी थी। ये जो है ये बी लिखा है। चलो तो अब देख लेते हैं, रेशियो लिखते हैं, हमें ए बी तो निकालना ही निकालना है। ए बी के नीचे क्या लिखोगे, तो ए बी छोटे ट्राइंगल में हरे कोण के सामने है, बड़े ट्राइंगल में हरे कोण के सामने यदि देखो तो ए डी आएगा। तो ए डी की वैल्यू भी नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे ट्राइंगल में लाल कोण के सामने 3 है, बड़े में भी लाल के सामने 5 है। मतलब हमें ये पता चल गया कि जो छोटा वाला ट्राइंगल है और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3 और 5 है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, छोटे वाले त्रिभुज की और बड़े वाले त्रिभुज की करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 3:5 है। मतलब जो त्रिभुज समरूप हैं, तो आप कौन कौन सा समरूप लेके चल रहे हैं, यहाँ छोटा वाला ट्राइंगल है, एक तो ए बी ई और बड़ा वाला है ए डी सी। अब जल्दी जल्दी भावना में बह के इसको 3 और इसको 5 मत ले लेना, थेल्स थोड़ी चल रही है अभी, थेल्स थ्योरम नहीं लगी है, सिमिलर जरूर हुए हैं लेकिन थेल्स थ्योरम तो थोड़ी सिमिलर हुए हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ हमें ए बी की वैल्यू 3 यूनिट मिल गई, मतलब जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसकी वैल्यू 3 यूनिट है, बड़े वाले ट्राइंगल की वैल्यू जो है वो क्या है 5 यूनिट है। एडी की वैल्यू 5 यूनिट आ गई, ठीक है, एडी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 यूनिट आ गई। ये बात आप समझ पा रहे हैं। तो ए बी और ए डी यहां हमने लिखा, ग्रीन के सामने ए बी था, ग्रीन के सामने ए डी था, रेड के सामने ये लिखा, ब्लैक के सामने देखें तो छोटे में ए ई है, ब्लैक के सामने छोटे में ए ई है, ए ई का मान 6 लिखा, और ब्लैक के सामने बड़े में ए सी है।
तो सबसे पहले यदि आप देखो आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी। सबसे पहले आप देखो आपको AC की वैल्यू मिल जाएगी 10। यदि AC की वैल्यू 10 आ गई, 10 में से 2 माइनस करोगे तो ये 8 आ जाएगा। और AB की वैल्यू आपके पास यदि 8 आ गई तो फिर आप AD की वैल्यू निकाल पाओगे। 8 पंचे 40/3, तो AD की वैल्यू क्या होगी 40/3। अब आप बोलोगे सर आप ये लिख के करो 8 पंचे 40, तो यार आप कर लो उतना, मतलब आप बोलो कि एक एक चीज लिख के और जोड़ के करो तो ऐसे में पेपर नहीं निकलेगा। तो ये 40/3 आएगा। तो डी चाहिए था तो 40/3 में से 6 घटा दोगे तो डी मिल जाएगा। तो घटाओगे तो 18 घटा रहे होंगे तो 22/3, ये डी आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, ए बी और डीई 22/3 को 8 में जोड़ना है। 8 तिया 24 जब जोड़ेगा तो 46/3 आपका आंसर बनेगा। ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सारी हमने वैल्यूज ही पुट की हैं। यहाँ हमें देखो तीनों रेशियो को लिखने की जरूरत पड़ रही थी, तो हमने तीनों रेशियो को लिख लिया। हमने केवल वो रेशियो लिखे हैं जो कोण बराबर हैं। तो जैसे सबसे पहले हमने देखा ग्रीन के सामने छोटे वाले ट्राइंगल में जो छोटे का ग्रीन कोण बनाया है ना, उसके सामने ए बी था, बड़े में ग्रीन के सामने क्या था ए डी। फिर छोटे में रेड के सामने 3 है, बड़े में रेड के सामने 5 है। फिर छोटे में ब्लैक के सामने ई है, बड़े में ब्लैक के सामने जो है वो क्या है ए सी है। वो सब हमने लिखा। तो पहले हमने इन दोनों रेशियो को कैलकुलेट किया। 3 से भाग करोगे तो 2 बार, 5 दूनी 10, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ए सी यदि 10 आ गया, 2 घटाओगे तो फिर आपको ए बी कितना मिल गया, 10 - 2 तो 8 मिल गया। तो फिर हमने इन दोनों रेशियो को लिया। हाँ, इन दोनों रेशियो को लिया। इसमें ए बी की वैल्यू 8 रखी, बटे में ए डी बराबर 3/5, क्रॉस में गुणा करोगे तो ए डी क्या मिल गया 40/3। तो ए डी पूरा 40/3 आ गया। 40/3 में से 6 माइनस कर दोगे, इसको 6 को माइनस कर दोगे तो ये 22/3 आ गया। तो डीई आ गया 22/3। अब उसमें आपको 8 जोड़ना है। 22/3 में 8 आप जोड़ लेंगे कि 22/3 + 8, तो 8 तिया 24, तो 22 और 24 कितना होगा 46/3, तो 46/3 आंसर बनेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ ले रहे हैं कि ऐसा कुछ खास नहीं है। जैसा पिछला क्वेश्चन था डायग्राम वही है। ठीक है, बस थोड़ी सी वैल्यूज कुछ अलग दे दी, कुछ अलग तरीके से हमें करना है तो कर तो पा ही रहे। आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एबीसी में भुजा एबी और एसी पर क्रमशः बिंदु डी और ई है। तो फिर वैसे ही शुरुआत करते हैं, डायग्राम तो वैसे ही हमें बनाना है। तो एक बार स्टार्टिंग करते हैं और बनाते हैं। ए बी सी में ए बी और ए सी पर, ए बी पर बिंदु डी है और ए सी पर बिंदु ई है। डी ई पैरेलल है बी सी के। अब देखो क्वेश्चन बहुत सारे हो रहे हैं तो कोशिश करें कि आप एक बार सभी क्वेश्चन को खुद से ट्राई जरूर करें। डी ई पैरेलल है बी सी के और डी ई बी सी का रेशियो अनुपात 6 दिया हुआ है। ठीक है, डी पैरेलल बी सी ये दे दिया। कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बी सी डी। अरे यार ये तो पढ़ाया है आप बोलोगे सर ये तो हमने पढ़ा है। ठीक है, आपको ए डी ई जो त्रिभुज है और जो चतुर्भुज है बी सी ई डी, इनके एरिया का रेशियो बताना है। तो आपको पता है कि यदि ये लाइन पैरेलल हैं तो ए डी ई त्रिभुज और ए बी सी बड़ा वाला समरूप होंगे और समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनकी करेस्पॉन्डिंग के वर्ग के इक्वल होता है। तो डीई और बीसी के वर्ग के इक्वल होगा। तो डीई बीसी का रेशियो 6/7 है। तो कितना आएगा 36/49। मतलब ये रेशियो 36 और ये 49 - 36, तो 49 - 36 कर रहे होंगे तो 13 आएगा। कितना आएगा 13। तो आपको पूछा ए डी बी सी डी तो कितना हो जाएगा 36/13। रेशियो ऑप्शन सही से लगाना क्योंकि उसने एक 13 36 भी दिया। 36/13 ये आंसर बनेगा। 36 और 13 आपका आंसर होगा। अब कोई बोले कि सर ये तो यहाँ दिख नहीं रहा, ट्राइंगल छोटा सा दिख रहा है, तो भैया ये डी को यहाँ ले जाना और यहाँ नीचे की लाइन बढ़ा लेना तो ट्राइंगल बड़ा सा दिख जाएगा। हाँ ठीक है, तो बड़ा देखना है तो दिख सकता है, देख लेना। उसको आंखों पे डिपेंड करेगा कि हमारी दृष्टि कैसा देखना चाह रही है। हम जैसा देखना चाहेंगे वैसा हमें दिखेगा। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एम एन पैरेलल है बीसी के। बात वही है, उसने अभी तक जो कह रहा था वही डायग्राम बना दिया, कुछ अलग नहीं है। डायग्राम उसने बना दिया है कि एम एन जो है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, क्वाड्रेंटल एम बी सी एन का एरिया, अरे बहुत बढ़िया, इसका एरिया दिया हुआ है 130
AN और NC, AN 4 और ये 5 है। द एरिया ऑफ ट्राइंगल MAN, इसका एरिया पूछा है। तो पहले तो आप दोनों का रेशियो लिख लो। तो ये वाली 4 है और ये बड़ी वाली कितनी हो जाएगी, 9, बड़ी वाली 9। तो एरिया का रेशियो यदि मैं देखूं छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज का, तो 16 81 आएगा। मतलब उसमें से ये 16 यूनिट हुआ और ये 81 में से 16 यूनिट माइनस करके आएगा। 81 में से 16 यूनिट आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो 11 में से 6 5 और 65 यूनिट आएगा। 65 बराबर 130 है, तो दुगना दिख रहा है। तो 16 बराबर 32, तो ये भी दुगना दिखना चाहिए। 65 बराबर 130 है, दुगना है, तो 16 बराबर 32। ठीक है, अब आप बोलो सर ये कैसे लिख दिया? तो देखो यहाँ ये डिटेल में कहानी लिख दी थी, पहले भी ये क्वेश्चन शुरुआत में करा चुका हूँ। यहाँ ये मैंने कहानी लिख दी थी, अब फिर से वही कहानी तो नहीं लिखेंगे ना। ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा कितनी है, 4 है। बड़े वाली की कितनी हो जाएगी, 4 और 5 को जोड़ोगे तो 9। तो इनकी करस्पॉन्डिंग भुजाओं का अनुपात जो हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स का लेंथ कितना हो गया, 4:9। तो उनके एरिया का 16:81। तो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 और जो क्वाड्रिलेटरल है, जो ट्रेपेजियम है, ठीक है, ये जो समलंब चतुर्भुज है आपका, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 65 यूनिट। उसकी वैल्यू 130 दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC, तो बना लेते हैं। मजा आ रहा है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? त्रिभुज ABC में P और Q क्रमशः AB पर, P और Q AB और AC पर स्थित हैं। स्थित कर दो। AP की वैल्यू कितनी है, 1 है। PB की वैल्यू कितनी है, 3 है। EQ की वैल्यू कितनी है, 1.5 है, 1.5 है। CQ की वैल्यू कितनी है, 4.5 है। APQ का क्षेत्रफल 12 है। APQ का क्षेत्रफल कितना है, 12 है। BPQC का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बात तो वही हो गई ना, बात फिर वही हो गई कि आपको रेशियो उसी तरीके से लिखना है। ABC में P और Q क्रमशः AB और AC पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि AP 1 है, PB 3 है, AQ और QC ये सारा हमें दिया था। तो मुझे ये बताओ, ये 1 है और बड़ा क्या हो जाएगा, पूरा 4। मतलब यदि मैं देखूं तो छोटे त्रिभुज और बड़े त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 1:4 आया। और यहाँ यदि देखें तो छोटे त्रिभुज की भुजा 1.5 और बड़े त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, 1.5 और 4.5 तो 6। तो ये भी 1:4 आया। मतलब ये दोनों रेशियो हमें इक्वल दिख रहा है ना। हमें दिख रहा है कि जब AP और AB का रेशियो लिख रहा हूँ और AQ और AC का रेशियो लिख रहा हूं, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये दोनों यदि इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये PQ जो है वो BC के पैरेलल होगा। ये ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ठीक है, ये रेशियो तभी इक्वल होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको ये दिया नहीं था कि ये लाइन पैरेलल है कि हम मन से ही थेल्स थ्योरम लगा दें। पहले हमें ये रेशियो चेक करना पड़ेगा। तो आप इस रेशियो को पहले चेक करो। तो आपको रेशियो चेक करने से पता चल रहा है कि ये रेशियो बराबर हैं, इसीलिए PQ पैरेलल होगा BC के। इसीलिए ट्राइंगल APQ और ABC सिमिलर होंगे। इसीलिए ट्राइंगल APQ और ABC सिमिलर होंगे और सिमिलर त्रिभुज के क्षेत्रफल का रेशियो आपको मिल जाएगा। तो इनका रेशियो कितना आया है, 1/4। तो इनके क्षेत्रफल का रेशियो कितना होगा, 1/16। तो ये वाला 1 हो गया और ये 16 में से 1 घटाओगे तो 15 यूनिट कितना आएगा, 12 × 15 180 होता है। कितना आएगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट बराबर 12 है, 15 यूनिट बराबर निकालना है। तो 12 × 15 करेंगे 180 आएगा। कोई दिक्कत परेशानी, समझ पा रहे हैं? देखो एकदम सीक्वेंस में चल रहे हैं। आप पूरी क्लासेस को एकदम सीक्वेंस में देखोगे ना, साथ में चीजें लगातार पढ़ोगे। जैसे आप पढ़ना जो होता है कि भाई डेली पढ़ना होता है। ऐसा नहीं कि संडे में एक क्लास देख ली सिमिलरिटी की, फिर दूसरी सिमिलरिटी क्लास हम अगले संडे देखने बैठे तो हम भूल ही गए कि हमने है क्या सिमिलरिटी, और फिर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो समस्या होगी। तो आप पहले उसको पढ़ें, कंटिन्यूसली आप पढ़ेंगे चीजें, वो आपको पिछली चीजें पढ़ के आप आएंगे, आपको याद होंगी तो आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, और बल्कि आप खुद से भी कर पाओगे। आपने चीजें पिछली पढ़ी हैं क्योंकि वही जो मैंने पढ़ाया है। आप देखो जो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन करवाए थे, जब मैं कोई थ्योरी बताता हूं तो थ्योरी के साथ में कुछ क्वेश्चन करा देता हूं कॉमन से। तो ज्यादातर क्वेश्चन उन्हीं कॉन्सेप्ट पे आपके हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं जो आपको ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं। इसमें देखो ABC में AB और BC पर क्रमशः बिंदु D और E है।
ये ABC बनाया। अब ध्यान से देख पढ़ो बस, AB और BC पर, AB पे बिंदु क्या है, D है, और BC पर बिंदु क्या है, E है। AD/DB का रेशियो दिया हुआ है, AD/DB का रेशियो 2:3 है, AD/DB का रेशियो 2:3 है। DE पैरेलल है AC के, ठीक है, DE पैरेलल है AC के, ये आपको दिया हुआ। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AD इज इक्वल टू 18, ADE इज इक्वल टू 18, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ABC, बढ़े वाले का एरिया पूछा है, ये आपसे पूछ रहा था, ठीक है। देखो एक चीज यहाँ हमें ट्राइंगल का पॉइंट यूज हो रहा है, जो अभी हमने शायद नहीं पढ़ा था, फिर भी उसको हम समझ लेते हैं, इस चीज को समझना, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज होता है, कोई भी त्रिभुज है, स्केलन है, आपको स्केलन ही बनाता हूं जो एक साथ ना दिखे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मान लो एक स्केलन ट्राइंगल है, यदि मैं यहां एक परपेंडिकुलर खींचूं, ये लंब है, ये है ABC और ये है D। ध्यान से समझना, देखो आगे बहुत यूज होगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन इस पे बनेंगे। मान लो ये वाली लेंथ है A, ये वाली लेंथ है B, ठीक है, ये आपको लेंथ दी है। तो यदि मैं ABD का एरिया निकालूं, एरिया त्रिभुज ABD का, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई आएगा। एरिया निकालूं ADC का, तो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई आएगा। इनका यदि मैं रेशियो लिखूं तो 1/2 कट जाएगा, हाइट कट जाएगी, क्या बचेगा, A और B। मतलब इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात A/B आ गया, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या आ गया, A और B आ गया। बात समझ रहे हैं मेरी? तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कभी भी यदि ऐसा कोई ट्राइंगल है तो उसमें ये जो बेस होते हैं ना, जो बेस का रेशियो होगा, ये कोई भी लाइन हो, ये कोई भी लाइन हो, जो बेस का रेशियो होगा वही उनके एरिया का रेशियो होता है, जो बेस का रेशियो होगा वही उनके एरिया का रेशियो होगा। अब आपको ये समझ कंफ्यूजन होगा कि सर मान लो ये परपेंडिकुलर नहीं है तब क्या करें, तो भी सुन लो। मान लो ये परपेंडिकुलर नहीं है, यहां एक कोई लाइन है AD, ये है B और ये है C, ठीक है। अब आपको यदि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचना हो तो वो एक ही हो सकता है। परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जो 90 का एंगल बना रही हो, मतलब जो ट्राइंगल ABD है, त्रिभुज ABD है, उसकी ऊंचाई भी यही होगी और ADC की ऊंचाई भी यही होगी, दोनों त्रिभुज की ऊंचाई यही है। अब सपोज BD A था और CD B है, तो यहां पे इसका एरिया जो आएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई आएगा, इसका आएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, तब भी देखोगे ये कट जाएगा, तो एरिया क्या बचा, A और B। तो यदि ये कोई भी लाइन हो, कोई भी लाइन हो, कभी भी किसी भी ट्राइंगल में एक ये लाइन यहां से आई है, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि जब भी किसी भी त्रिभुज में किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के को मिला के जो लाइन होती है वो लाइन कहलाती है आपकी CBN। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि वो लाइन CBN होती है, जब मैं आपको स्टीवर्ट थ्योरम पढ़ा रहा था। और यदि ये यहाँ मध्य बिंदु से मिलती है तो वो माध्यिका कहलाने लगती है, तो मीडियन जो है वो एक CBN ही है, ठीक है। तो ये कोई भी CBN हो सकती है, कोई भी CBN होगी। यदि आपको इनके ये बेस के रेशियो पता है ना, यदि आपको यहां से यहां तक का रेशियो पता है तो इनके एरिया का रेशियो भी वही होगा, इनके क्षेत्रफल का अनुपात भी वही आएगा। तो इस क्वेश्चन में देखो ध्यान से, आपको दिख रहा है कि ये वाला रेशियो 2 यूनिट है और ये वाला रेशियो 3 यूनिट है, तो इनके एरिया का रेशियो भी 2 और 3 ही होगा। और इस 2 यूनिट की वैल्यू 18 दी है, 2 यूनिट की वैल्यू 18 दी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 9, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27, ठीक है। 1 की वैल्यू 9 तो 3 की वैल्यू 27। तो आपको ये वाला ट्राइंगल
डी ई का एरिया मिल गया, आपको बी डी ई का एरिया मिल गया, लेकिन आपको ए बी सी का चाहिए है। अब आपको पता है कि बी डी ई और ए बी सी सिमिलर हैं थेल्स थ्योरम से, क्योंकि ये लाइन पैरेलल दी थी, तो बी डी ई और ए बी सी समरूप हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग तो ये छोटी वाली साइड 3 है, बड़ी वाली साइड क्या होगी 5, मतलब 3/5 का वर्ग, तो 9/25, तो 9/25, इसका मतलब ये छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया जो 27 यूनिट है, 9 बराबर है 27, 25 बराबर निकालना है, तो ये इसका 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर दो, 75 आंसर आएगा। ठीक है, तो कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया कि कभी भी किसी भी ट्राइंगल में कोई सीवीएन हो, सीवीएन नहीं याद है किसी को फिर से सुन लो, नाम कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई भी रेखा जो किसी भी त्रिभुज में किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर मिले, किसी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे मिल रही हो, तो यदि आप देखो ये जो शीर्ष है कौन से ट्राइंगल में, ए बी ई में, इस शीर्ष से ये रेखा मिल रही थी ना, तो ये सीवीएन होगी, तो इसका रेशियो 2 और 3 है, तो इनके एरिया का रेशियो भी 2 और 3 होगा। 2 यूनिट की वैल्यू 18 थी, तो 3 यूनिट की वैल्यू 27 आ गई। फिर हमने थेल्स थ्योरम से बीडीई और एबीसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लिखा, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात हमने लिखा है, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो आ गया 9/25, तो 9 का मान 27 है, 25 का मान 3 गुना 75 आंसर होगा। बोलो समझ आया क्या, समझ पाए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, करके एबीसी में भुजा एबी और बीसी पर क्रमशः बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि एडी इंटू एसी बराबर एबी इंटू एडी। ठीक है, ये दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी बी सी पर बिंदु, ए बी पर बिंदु डी है, बी सी पर बिंदु ई है, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। तो मुझे ये बताओ, यदि मैं ए बी को इस तरफ ले जाऊं तो ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी मिल गया, बात समझ रहे हैं ना। ये जो है ए बी सी में ए बी और बी सी पर क्रमशः डी और ई है, ए बी और बी सी पर, ए बी और ए सी पर है, वही तो मैं कह रहा हूं हिंदी में गलत लिखा है। ठीक है, हिंदी में ध्यान रखिएगा क्योंकि जो रेशियो है वो अलग है, ए बी और ए सी होगा। चलो, तो यहां भी वही लिखा था, तो ए सी पर क्या है बिंदु ई है, तो यहां आप देखो थेल्स थ्योरम से क्या होता है, ए डी बटे ए बी बराबर होता है ए ई बटे ए सी, यही आ रहा है, इसका मतलब ये लाइन क्या होगी पैरेलल, ये लाइन क्या होगी पैरेलल होगी, ये पक्की बात है। हमें कौन सा कोण पूछा है, ए बी सी दिया हुआ है 78 है, तो ये वाला भी क्या होगा 78 होगा। हमसे पूछा है ए सी बी प्लस 30 बताना है। ठीक है, ए डी ई बराबर होता है ए सी बी प्लस 30, ए डी ई ये वाला जो 78 है ना, ए डी 78 आया, 78 में से 30 घटाओगे तो ए सी बी पता चल जाएगा, तो 30 घटा रहे होंगे 78 में से तो 48, तो ये वाला एंगल पता चल गया। कोण ए पूछ रहा है, अब ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, कोण ए आपसे पूछा है, ये दो कोण पता चल गए, 180 में से घटा दो, दोनों को ऐड करके तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 180 में से आपको दोनों को घटा देना है, तो वो आपका आंसर आ जा रहा होगा। कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कोई समस्या है नहीं है। ठीक है, तो आप जब 78 और 48 को ऐड करोगे तो कितना आ जा रहा होगा, 8 8 16 126, घटाओगे तो 54 आंसर बनेगा, यहाँ ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर, तो ये हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसको ध्यान रखिएगा। 20 क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, कितना आ जाएगा, ऐड कर रहे होंगे तो 126 होगा, माइनस करोगे तो 54 डिग्री आंसर बनेगा। ये भी सरल था। तो दोनों तरीके से थ्योरम यूज हो रही है ना, सीधा सीधा भी यूज हो रहा है, रिवर्स भी यूज हो रहा है। मतलब थ्योरम ये थी कि यदि किसी ट्राइंगल में ये लाइन ये इसके पैरेलल है, यदि ये इसके पैरेलल है तो ये होता है, और यदि ये है तो ये होता है। तो दोनों तरीके से आपको थ्योरम याद रखनी है। रिवर्स में भी आप उसको याद रखेंगे कि रिवर्स में यदि मान लो आपको ट्राइंगल में ये दिया है कि ये लाइन पैरेलल है, तो वो समरूप होंगे, और समरूप होंगे तो उनकी भुजाओं के अनुपात क्या होंगे, बराबर। लेकिन मान लो कभी उनकी साइड के रेशियो दे दिए तो कंफर्म है कि वो लाइन पैरेलल होगी, तो वो उसका रिवर्स है, रिवर्स तरीके से भी यूज होकर क्वेश्चन बनेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं,
कह रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी में पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एसी। एबीसी में पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एसी। पी और क्यू जो है पॉइंट कहाँ है, चलो कहीं लिखे नहीं है। एसी के समांतर एक सीधी रेखा है कि त्रिभुज ए बी सी बढ़ा वाला और पी बी क्यू, ठीक है, कहीं भी हमने ले लिया। इनके क्षेत्रफल कह रहा है, आपको पता है कि ये लाइन पैरेलल है, तो यदि ये लाइन पैरेलल है तो बी पी क्यू और ए बी सी समरूप होंगे और बी बी ए बी सी और बी पी क्यू के क्वेश्चन में आपको खुद से ही दे रखा है कि ए बी सी और पी बी क्यू के एरिया का रेशियो 3 और 1 है और आपसे उनकी साइड का रेशियो पूछा है सी डी और सी क्यू का। अब आप बोलो कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, तो मैं बोलूंगा मैंने ये क्वेश्चन भी कराया है, सी बी होगा यहाँ, ठीक है, सी बी और सी क्यू का। आप बोलो ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया, मैं बोलूंगा मैंने कराया है। आप बोलोगे कब कराया है, मैंने एक क्वेश्चन कराया था कि यदि ये दोनों एरिया का रेशियो सेम है तो हमने इसको 1 और 1 लिया था, तो ये छोटे वाले का 1 हो गया था, बड़े वाले का 2 हो गया था, फिर रूट निकाला था 1/√2, तो ये 1 और ये पूरा √2, तो ये √2 - 1 आया था। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया है आपको, ठीक है। तो आप देखो उसी तरीके से ये क्वेश्चन होगा, सेम वैसे ही ये क्वेश्चन होना है। तो आपको यहाँ पे इनके एरिया का रेशियो पता है, तो मैं जब एरिया का वर्गमूल निकालूंगा, स्क्वायर रूट, क्षेत्रफल का अनुपात पता है, स्क्वायर रूट निकालूंगा तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो आएगा। किसी भी करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वही होगा। मतलब जैसे यदि मैं बी क्यू और बी सी का रेशियो लिखूंगा तो बी क्यू और बी सी का रेशियो क्या आएगा, 1/√3। अब मैंने ये पलट दिया है, ऊपर मैंने ए बी सी लिखा था, यहाँ ऊपर बी क्यू लिखा है, इसलिए पलट दिया, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। मतलब बी क्यू की वैल्यू 1 यूनिट है और BC की वैल्यू √3 यूनिट है, तो ये √3 - 1 होगा। अब आपसे CBCQ पूछा है, आपसे क्या पूछा, CB, तो C से B तक हमारा जो आया वो √3 आ गया और CQ कितना आ गया, √3 - 1, √3 - 1। इसको आप रेशनलाइज कर लो, परिमेयकरण कर लो। अब आपको अब आ रहा होगा शायद थोड़ा सा माइंड में कि हाँ सर ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपने। जब आप परिमेयकरण करोगे तो नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर, 3 × 1 तो 2, तो √3/2 √3 + 1, तो √3/2 √3 + 1 होगा। ठीक है, उम्मीद है समझ पाए होंगे। तो इन क्वेश्चन को एक बार और देखें। अभी तो और क्वेश्चन ही करने हैं, 1-2 क्लास और होंगी जिनमें हम केवल क्वेश्चन करेंगे। अब केवल क्वेश्चन करने हैं। ट्राइंगल अब हमारा लगभग एंड हो रहा है, तो ट्राइंगल पे बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ट्राइंगल में कुछ ज़्यादा खास ऐसा है नहीं जो पढ़ने को है, तो ट्राइंगल पे अब हम क्वेश्चन करेंगे। ट्राइंगल पे जब हम सफिशिएंट क्वेश्चन कर लेंगे तब फिर हम आगे बढ़ेंगे सर्किल पे और क्वाड्रेंटल वगैरह पे। तो नेक्स्ट सेशन में इसके बाद कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, थैंक यू।